अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तलत अफजा माइक्रो इकोनॉमिक्स के 11th लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर ही की कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर में हमने कंज्यूमर डिमांड के कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया था और वो कंज्यूमर डिमांड का कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन कंज्यूमर थ्योरी या कंज्यूमर चॉइसेस के ऊपर बेस कर रहा था। और उस लेक्चर में हमने ये देखा कि हाउ कंज्यूमर्स दे चेंज देयर क्वांटिटी डिमांडेड with the change in their income levels and the change in the price levels. So consumer demand को as such define करने के बाद हमने impact देखा change in prices का और उसके साथ साथ हमने impact देखा change in income में। जब हमने ये देखा कि अगर price of a good changes then what happens to the quantity demanded of that good, and we saw that there is a negative relationship between the price and the quantity demanded of that good. उसमें डिमांड कर्व के जब कंज्यूमर या थ्योरी या कंज्यूमर बिहेवियर के साथ रिलेशनशिप के या उस पर्सपेक्टिव में हमने देखा तो उसमें ये था कि जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंज्यूमर इज सेटिस्फाइंग हिज नीड्स एंड वांट्स, इज कंज्यूमिंग अ सर्टेन बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस पॉइंट से जब हम दूसरे तीसरे या चौथे पॉइंट पे मूव करते हैं तो अलोंग दैट पर्टिकुलर डिमांड कर्व कंज्यूमर यूटिलिटी कीप ऑन चेंजिंग। सेकेंडली हमने ये देखा कि एट ईच पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, which means that the consumer choices are made as such that he or she is maximizing the utility subject to the budget constraint. और दूसरी तरफ हमने इनकम चेंजेस का इम्पैक्ट देखा कंज्यूमर डिमांड के ऊपर। इनकम चेंजेस को हमने रिफ्लेक्ट किया था बजट लाइन के पैरेलल शिफ्ट के साथ। इंक्रीज इन इनकम विल शिफ्ट द बजट लाइन पैरेलल टू द ओल्ड बजट लाइन and therefore consumer will be at a higher indifference curve and will be maximizing utility by consuming more of both the goods. और इस रिलेशनशिप पे बेस करते हुए हमने एंजल कर्व को ड्रा किया। एंजल कर्व बेसिकली वी डिफाइंड एज रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। इन दिस पर्सपेक्टिव उसमें हमने ये देखा कि गुड्स की हम मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। जब अगर इनकम कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग और द एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग तो वो हमें एक नॉर्मल गुड की सिचुएशन बता रहा होता है। दूसरी तरफ जब हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग तो वो एक इन्फीरियर गुड के बारे में बता रहा होता है। देयर वाज अ सिचुएशन एंड देयर कैन बी अ सिचुएशन जो कि रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हमारी बहुत सी कमोडिटी एट सर्टेन इनकम लेवल दे आर नॉर्मल गुड, विच मीन्स के इनकम बढ़ने के साथ उनकी कंजम्पशन बढ़ती है और उस सर्टेन लेवल के बाद वो इन्फीरियर गुड में कन्वर्ट हो जाती हैं कि जब आप एक सर्टेन इनकम लेवल पे पहुंचते हैं तो इनकम बढ़ने के साथ आप उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम कर देते हैं और आप उसको स्विच करते हैं विद सम सर्टेन एक्सपेंसिव गुड्स। तो ये रिफ्लेक्ट करती है आपका बैकवर्ड बेंडिंग एंजल कर्व। जो फर्स्ट पोर्शन अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन, उस पोर्शन में जो है गुड इज अ नॉर्मल गुड और बैकवर्ड बेंडिंग पोर्शन में गुड इज एन इन्फीरियर गुड। और नॉर्मल गुड में जो है हमारे इनकम इलास्टिसिटी जो है वो पॉजिटिव होती है और इन्फीरियर गुड में इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। इसके साथ जब हमने प्राइसेस की बात की तो प्राइसेस में हमने ये देखा कि देयर कैन बी टू कैटेगरीज ऑफ द गुड्स। उसमें एक कैटेगरी हमने सब्स्टिट्यूशन गुड की डिफाइन की और दूसरी कैटेगरी हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिफाइन की। सब्स्टिट्यूशन गुड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर गुड ए की प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड बी शुड इंक्रीज, विच मीन्स दीज आर दी टू गुड्स दैट इफ यू आर कंज्यूमिंग गुड ए दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद द कंजम्पशन ऑफ गुड बी, देन ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबली यूज हो सकती हैं। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी गुड्स हैं विच शुड बी कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम एंड इफ द प्राइसेस ऑफ गुड ए increase or the price of the good A increases then what happens to the consumption of good B, उसकी consumption कम हो जाती है। Substitution good के लिए हमारा जो relationship है that is positive, elasticity is positive, therefore
the reverse is true for the complementary good کہ اگر ان کی ایک گڈ کی پرائس بڑھتی ہے تو quantity demanded of the other decreases, so it is a negative relationship. ایک اور تھرڈ کیٹیگری آف گڈس بھی ہم نے ڈیفائن کی اینڈ دیٹ واز دی انریلیٹڈ اور دی انڈیپینڈنٹ گڈس, جس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک گڈ کی پرائس بڑھ جائے یا کم ہو جائے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ آف دی ادر گڈس. گڈس کی ان کیٹیگریز کو ڈیفائن کرنے کے بعد آج کے لیکچر میں ہم ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پہ آ رہے ہیں جو کہ از ویری امپورٹنٹ ان ایکسپلیننگ دی کنزیومر بہیویئر اینڈ اسپیشلی دی ڈیمانڈ, کنزیومر ڈیمانڈ, اینڈ دیٹ از دی سبسٹیٹیوشن اینڈ دی انکم افیکٹ. اب اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, وی آر سیئنگ دیٹ according to our previous analysis, whenever the price of a good increases, then the quantity demanded of that good decreases. کہ price بڑھنے کے ساتھ quantity demanded کم ہو جاتی ہے. اب اس ٹوٹل چینج کو ہم سیگریگیٹ کریں گے, علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے سبسٹیٹیوشن افیکٹ اور انکم افیکٹ کی صورت میں. انکم اینڈ سبسٹیٹیوشن افیکٹ کے بعد ہم انڈیویجول ڈیمانڈ کرو سے آ جائیں گے مارکیٹ ڈیمانڈ کرو کی طرف. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ ڈیمانڈ کو ہم کس طرح ڈرائیو کرتے ہیں. آف کورس مارکیٹ از a combination of more than one buyer and seller. There are a couple of buyers, there are a couple of sellers. اور ڈیمانڈ جو ہے ہمیشہ بائرز کی طرف سے آتی ہے, اس لیے مارکیٹ ڈیمانڈ از این ایگریگیشن آف آل دی انڈیویجل کنزیومرز ڈیمانڈ کرو. اس کو ڈرائیو کرنے کے بعد مزید جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کیا ہے, اور اس میں ہم پوائنٹ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اینڈ آرک الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کے کانسیپٹ کو کور کریں گے. تو ہم شروع کرتے ہیں سبسٹیٹیوشن اینڈ انکم افیکٹ سے. What basically is a substitution effect? The substitution effect is that if the price of a good increases, then the quantity demanded of the other good increases. If the price of good A increases, it becomes expensive, so it is now relatively expensive. Therefore, what the consumer will do is consumer will cut down the consumption of relatively expensive good and will increase the consumption of relatively inexpensive good. That is the substitution effect. Then is the income effect. The income effect is that when the income of a consumer is not changing, what is changing here is the price. اور اسی پرائس چینج کے امپیکٹ کو ہم ڈیکمپوز کر رہے ہیں سبسٹیٹیوشن افیکٹ اور انکم افیکٹ میں. تو ہو کیا رہا ہے کہ سبسٹیٹیوشن افیکٹ میں ود چینج ان دی پرائس لیول دیر از اے چینج in the quantity demanded due to the fact that consumer is replacing the expensive good with the relatively inexpensive good. جبکہ دوسری طرف جو انکم افیکٹ ہے, پرائز کے کم ہونے سے کنزیومر کی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے, اور پرچیزنگ پاور کے بڑھنے کی وجہ سے کنزیومر ناؤ از ان اے پوزیشن ٹو پرچیز مور آف اے پرٹیکولر کموڈیٹی. آپ کا جو سبسٹیٹیوشن افیکٹ ہے دیٹ ول آلویز بی پازیٹیو, ویئر ایز انکم افیکٹ کین بی پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو. کس سچویشن میں آپ کا انکم افیکٹ پازیٹیو ہوگا اور کس سچویشن میں انکم افیکٹ ول بی نیگیٹو. انکم افیکٹ نارمل گڈ کے کیس میں ول بی پازیٹیو اور انفیریئر گڈ کے کیس میں دیٹ ول بی نیگیٹو. تو سم اپ آج ہم کیا کر رہے ہیں, انالیسز آف دی کنزیومر ڈیمانڈ. ایز یوزل جیسا کہ ہم نے پچھلے بہت سارے لیکچرز میں کہا ہے کہ جب بھی ہماری پرائس آف اینی پرٹیکولر کموڈیٹی انکریزز اور ڈیکریزز, دین دیٹ برنگز اے ریورس اور انورس چینج ان دی کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ آف دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. لیکن وہ جو چینج ہے کہ پرائس کے بڑھنے سے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کم ہو گئی یا پرائس کے کم ہونے سے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ بڑھ گئی, وہ چینج از ڈیو ٹو 2 فیکٹرز. اور وہ 2 فیکٹر کیا ہیں؟ ایک ہے سبسٹیٹیوشن افیکٹ اور دوسرا ہے انکم افیکٹ. سبسٹیٹیوشن افیکٹ میں ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں ہولڈنگ دی پرائسز آف دی ادر گڈ کانسٹنٹ
and the income level of the consumer as constant. If the price of good A changes, then the quantity demanded of that particular good increases. Other good prices have changed, but the quantity demanded is also increasing for the good number 2. Price of good A is increasing, but the quantity demanded of good B is increasing. That is one way to look at the substitute good. Then income effect, with the decrease in the price level, purchasing power of the consumer increases. Therefore, if the good is a normal good, consumer will increase the consumption or the quantity demanded of that particular good. And if the good is an inferior good, then it may result in as a decrease in the income effect or the quantity demanded. इसी relationship को we can explain with the help of this particular graph. ग्राफ पे आते हैं. हमने 2 आइटम लिए हैं. ये आइटम वही हैं जो कि हम पिछली एग्जाम्पल्स में लेते चले आ रहे हैं. हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने फूड लिया और वर्टिकल एक्सिस पे हमने क्लोथिंग ली. हमारा ओरिजिनल budget line is RS and the indifference curve U1 is tangent to this original budget line at point A. Therefore, consumer is in equilibrium at point A. What do we mean by in equilibrium? That consumer is maximizing the utility satisfaction within the limited income and the price level which are prevailing. So, at the original level, point A, the quantity of clothing is C1 and the equilibrium quantity of food is F1. अब हमने assume किया है कि हमारी जो price of food है वो कम हो गई. Price of food के कम होने से हमारी budget line RS shift कर गई dotted budget line RT में. RT is the broken or the dotted budget line which is the new budget line because of the fact कि हमारी prices of food जो हैं वो decrease कर गई. अब इस सूरत हाल में क्या हुआ कि कंज्यूमर जो है इज इन अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन एट पॉइंट बी. पॉइंट बी पे कंज्यूमर इज हैविंग मोर यूटिलिटी, मोर सेटिस्फैक्शन बिकॉज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट अ हायर इंडिफरेंस कर्व U2. पॉइंट बी पे नाउ वी आर हैविंग C2 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग एंड F2 यूनिट्स ऑफ फूड. दोनों ही की क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो गई है और इस चेंज में हमने ये देखा है कि फूड की क्वांटिटी बढ़ गई और क्लोथिंग की क्वांटिटी जो है वो कम हो गई. अब जो मूवमेंट है इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, व्हाट इज इट? दिस इज द टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फूड ड्यू टू अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड. यानी जो हमारा टोटल चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट इज प्रीवियसली इट वाज 0 टू F1. अब जब पॉइंट ए से बी पे आए हैं तो दैट इज F1 टू F2 इज द टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. अब इस टोटल चेंज को हम डिकम्पोज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट में. पॉइंट ए पे अगर हम ये अज्यूम करें कि कंज्यूमर का यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन लेवल इज रिमेनिंग द सेम, कंज्यूमर इज मूविंग अलॉन्ग द सेम इंडिफरेंस कर्व U1 पे ही, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लेवल ऑफ यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन अगर सेम हो तो फिर प्राइस चेंज के साथ कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंज आएगी. तो ओल्ड इंडिफरेंस कर्व U1 पे रहते हुए हम मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से डी की तरफ और ये मूवमेंट जो है हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी में F1 से E तक की चेंज ला रही है. तो F1 से E जो है दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हुआ क्या है, अगर आप पॉइंट डी पे देखें तो हमने C2 क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग ली और E quantity of food ली. F1E is an increase in the food और जबकि C1 to C2 is a decrease in clothing, which means कि जब price of food कम हुई तो food is relatively inexpensive, therefore food की consumption बढ़ गई.
दूसरी तरफ C1 जो कि क्लोथिंग रिलेटिवली एक्सपेंसिव था, उसकी कंजम्पशन कम हो गई C1 से C2 पे, और इसमें हमने एज्यूम किया था कि हमारी रिलेटिव इनकम इज हेल्ड कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज हुई है, और प्राइस चेंज होने से कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट ए से बी पे आया, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हुई, और गुड एफ जो कि एक्स एक्सिस पे है उसकी कंजम्पशन बढ़ गई, और गुड सी क्लोथिंग जो कि वाई एक्सिस पे है उसकी कंजम्पशन कम हो गई। तो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव जो प्रोडक्ट है फूड, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, रिलेटिवली एक्सपेंसिव की क्वांटिटी कम हो गई। सो दिस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब जब हम ये कहते हैं कि हमारी परचेजिंग पावर में चेंज आ गई, कि जब प्राइसेस कम हुई तो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर में इजाफा हो गया, और इसको जब हम देखते हैं तो द परचेजिंग पावर की जो चेंज है दैट इज नोन एज द इनकम इफेक्ट। तो परचेजिंग पावर में चेंज जो है, हमारी ब्रोकन लाइन जो बजट लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बजट लाइन के ऊपर ब्रोकन लाइन U2 कर्व इन डिफरेंस कर्व इज टेंजेंट एट पॉइंट B, which is reflecting an increase in the relative purchasing power. Increase in the relative purchasing power is due to the fact कि हमारा price of food जो है वो कम हो गया था। इस पॉइंट B पे जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, D से जब हम B पे मूव किए तो हमारा क्या हो गया है कि परचेसिंग पावर की चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फूड हैज इंक्रीज फ्रॉम E to F2। तो जो हमारा E से मूवमेंट है F2 एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, दैट इज द इनकम इफेक्ट। तो सम अप, इस पूरे ग्राफ में हमारा जो टोटल इफेक्ट है दैट इज फ्रॉम F1 टू F2। इसमें से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है दैट इज F1 टू E, और जो इनकम इफेक्ट है दैट इज E टू F2। हमने डिकम्पोज कर दिया। ये तो था इन केस ऑफ ए नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड में हमारा जो है इनकम इफेक्ट वाज पॉजिटिव, कि हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट was positive, income effect was further positive, therefore a bigger increase in the quantity demanded. अब हम देखेंगे कि सपोज कि हमारी गुड इज नॉट अ नॉर्मल गुड। अगर हमारी गुड जो है वो एक इंफीरियर गुड है, तो इस सिचुएशन में हमारा सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट जो है वो किस तरह हम डिकम्पोज कर रहे हैं। टोटल इफेक्ट हमारा वही होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और फिर हमने ये कहा था कि इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन ये है कि नॉर्मल गुड की शक्ल में की सूरत हाल में हमारा इनकम इफेक्ट विल बी पॉजिटिव, और इंफीरियर गुड की सूरत हाल में इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और इसी को हम देखते हैं इस स्लाइड पे। अब इस स्लाइड में हमारा ओरिजिनल budget line is RS, which is tangent to the indifference curve U1 at point A. अब आपकी prices of the goods changes, food की price जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से we have shifted our budget line to the broken budget line or the dashed budget line, broken budget line, which is increasing from the x-axis and it remains on point R on the y-axis, क्योंकि क्लोथिंग की प्राइस में चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फूड की प्राइस में चेंज हुआ है। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एक हायर यूटिलिटी कर्व U2 के ऊपर एट पॉइंट B, नई ब्रोकन बजट लाइन इज टेंजेंट टू अ हायर लेवल इन डिफरेंस कर्व एट पॉइंट B, और B में हमने ये देखा कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फूड हैज इंक्रीज। अब जो हमारा टोटल इफेक्ट है दैट इज अ मूवमेंट फ्रॉम A टू B, विच इज रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। अब जब हम इसको डिकम्पोज करना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में, तो हम किस तरह डिकम्पोज करेंगे। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में हमने ये एज्यूम किया था कि कंज्यूमर विल स्टे ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, उसका यूटिलिटी लेवल विल रिमेन द सेम। तो उसी इंडिफरेंस कर्व, पुराने इंडिफरेंस कर्व U1 के ऊपर इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट D, और D के ऊपर हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ फूड है दैट इज E।
تو ہمارا جو ٹوٹل موومنٹ ہے دیٹ از فرام اے ٹو بی, جبکہ ہمارا سبسٹیوشن افیکٹ از فرام اے ٹو ڈی which is positive. An increase in quantity demanded from F1 to E is the substitution effect. اب اس کے ساتھ جب ہم انکم افیکٹ کو دیکھتے ہیں تو انکم افیکٹ میں ہم نے یہ کہا کہ کنزیومر کی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے. جب کنزیومر کی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور بروکن لائن کے اوپر جب ہم پوائنٹ بی پہ تھے تو وہ ٹوٹل افیکٹ تھا. اب جب ہم اس کو ڈیکمپوز کر رہے ہیں, اے سے ڈی از یور سبسٹیوشن افیکٹ, لیکن جو انکم افیکٹ ہے موومنٹ فرام ڈی ٹو بی از نیگیٹو, کہ آپ پرانی بجٹ لائن سے پیرالل ایک بجٹ لائن جو ہے ایک بروکن بجٹ لائن پہ جب جاتے ہیں, موو کرتے ہیں, تو کیا ہو رہا ہے کہ دیٹ از نیگیٹو, یو آر موونگ بیکورڈ فرام ای ٹوورڈز F1. تو ہمارا انکم افیکٹ جو ہے دیٹ از نیگیٹو. اوور آل کیا ہے کہ جب پرائس آف اے کموڈیٹی وچ ان آر ایگزامپل از فوڈ پرائس کم ہوئی تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ان ٹوٹل بڑھ گئی. لیکن جب ہم نے ڈیکمپوز کیا تو سبسٹیوشن افیکٹ اس میں سے پازیٹو تھا, انکم افیکٹ اس میں سے نیگیٹو تھا, تو فائنل جو تھا اوور آل انکم افیکٹ ہیز اوور کم نیگیٹو انکم افیکٹ ہیز eaten up a part of your positive substitution effect. اب ان دونوں کیسز میں ہم نے ڈیفائن کیا کیا نارمل گڈ کو. نارمل گڈ میں ہم نے یہ کہا کہ ٹوٹل افیکٹ کین بی ڈیکمپوز انٹو سبسٹیوشن افیکٹ اینڈ انکم افیکٹ اینڈ بوتھ آر پازیٹو. دے ایڈ اپ ٹوگیدر اینڈ میکس دی ٹوٹل افیکٹ. Whereas in case of inferior good, what we have seen there again the total effect is a negative relationship between price and the quantity demanded. price کم ہونے سے quantity demanded in total بڑھ گئی ہے. جب ہم نے اس کو ڈیکمپوز کیا سبسٹیوشن اور انکم افیکٹ میں تو ہمارا سبسٹیوشن افیکٹ پازیٹو تھا, لیکن انفیریئر گڈ ہونے کی وجہ سے انکم افیکٹ نیگیٹو تھا. اس لیے اس نیگیٹو نے پارٹ آف دی سبسٹیوشن ہیز بین ایٹن اپ اینڈ دیئر فور ہمارا اوور آل ٹوٹل افیکٹ جو ہے وہ سبسٹیوشن افیکٹ سے کم ہو گیا. اب ایک اور تھرڈ کیٹیگری بھی ہے, لیکن دونوں ہی صورتوں میں اس تھرڈ کیٹیگری پہ جانے سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں ہی صورتوں میں چاہے ہماری گڈ انفیریئر ہو یا گڈ نارمل ہو, ہمارا لا آف ڈیمانڈ آلویز ہولڈز ٹرو کہ پرائس بڑھنے سے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہوگی یا پرائس کم ہونے سے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ بڑھ جائے گی. انفیریئر گڈ میں کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ذرا تھوڑی بڑھے گی اور نارمل گڈ میں کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ بڑھ جائے گی. سلوپ آف دی ڈیمانڈ کرو ول بی ڈفرنٹ. جبکہ ایک اسپیشل سچویشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں گفن گڈ. گفن گڈ از اے کائنڈ آف گڈ وچ وائلیٹس دی لا آف ڈیمانڈ. What does it mean? کہ ہمارا ڈیمانڈ curve is upward sloping. With the increase in the price level, quantity demanded also increases, and with the decrease in the price level, ہمارا quantity demanded جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. This is a given good. It's a theoretical concept, and it doesn't have much of practical application. اس لیے آج کے لیکچر میں ہم نے given good کی بات کی کیونکہ this is an exceptional theoretical situation. سو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گفن گڈ کیا ہے, لیکن پریکٹیکلی جب ہم ریئل لائف کی کوئی بھی ایگزامپل لینے چلیں تو ہمیں گفن گڈ کی ایگزامپل نہیں مل پاتی. اب انکم اور سبسٹیوشن افیکٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل میں ایک سینیریو ہے جس میں گورنمنٹ نے انکریز کر دی پرائس, اور انکریز کی یہ پرائس ایک آئٹم جو کہ گیسولین از یوز بائی مور اور لیس موسٹ آف دی کنزیومرس, اس کی پرائس بڑھ جانے سے وہ ایکسپینسو ہوگی, دیئر فور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہو گئی. اب اس کی پرائس بڑھانے کا گورنمنٹ کے پاس کیا طریقہ ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا, یا ٹیکس اگر آلریڈی تھا تو اس کو مزید بڑھا دیا. اور ٹیکس کے بڑھانے سے کیا ہوتا ہے کہ پرائس ایکسپینسو ہو جاتی ہے, گڈ ایکسپینسو ہو جاتی ہے, پرائس بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی ریونیو بھی ٹیکس کلیکشن سے بڑھ جاتی ہے. اب گورنمنٹ جو ہے
क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर जो है इसका एडवर्स या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो सेकंड स्टेप में गवर्नमेंट ये करती है कि उस टैक्स कलेक्टेड अमाउंट से कुछ पोर्शन जो है वो टैक्स रिबेट की शक्ल में कंज्यूमर्स को दे देते हैं। जब टैक्स में कंज्यूमर्स को रिबेट मिलता है तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम जो कि अवेलेबल फॉर कंजम्पशन है कंज्यूमर्स के लिए, वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ने की वजह से कंज्यूमर जो है अपनी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ऑल गुड्स, नॉट ओनली द गैसोलीन, ऑल गुड्स जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए गैसोलीन में रिलेटिवली कम इंक्रीज होती है। इसके लिए हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें बेसिक डेटा जो है दैट इज गिवन ऑन दिस स्लाइड। हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गैसोलीन इज 0.5, यानी कि अगर हमारी प्राइस बढ़ती है 1 यूनिट से या 1% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाय 0.5%। हम एज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर की इनकम 9,000 है और इस वक्त जो प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ गैसोलीन है दैट इज $1 पर गैलन। इसको अब हम एक ग्राफ की शक्ल में देखेंगे। स्लाइड पे जो ग्राफ है उसमें हमने एक्स एक्सिस पे गैसोलीन की कंजम्पशन ली है और वाई एक्सिस पे एक्सपेंडिचर लिया है ऑन दी अदर कोर्स, यानी हमने अपनी टोटल इनकम जो है कहा है कि ईदर दैट विल बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गैसोलीन, और जो बाकी होगा दैट विल बी द एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर गुड्स। अदर गुड्स आर टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड द गैसोलीन इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। बजट कंस्ट्रेंट है आपकी ए बी, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम ओरिजिनल पोजीशन में बिफोर द टैक्स इज एट पॉइंट सी with the indifference curve U2. C पे indifference curve U2 is tangent to the budget line AB and consumer is in equilibrium by consuming 1,200 gallons of gasoline per year. और इसके ऊपर क्योंकि प्राइस जो है हमारी वो भी $1 पर यूनिट है, तो $1,200 we are spending on the gasoline and $7,800 we are spending on the other goods because the total income is 9,000 per year. अब जब गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो ये टैक्स इज जस्ट लाइक एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ए गुड गैसोलीन। तो हमारी जो बजट लाइन है वो एक्स एक्सिस में, गैसोलीन वाले एक्सिस में इनवर्ड शिफ्ट कर रही है, ब्रोकन लाइन बजट लाइन। अब ब्रोकन लाइन जो बजट है इनवर्ड हो गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो U2 से एट पॉइंट C से हैज मूव टू पॉइंट E एट अ लोअर इंडिफरेंस कर्व U1। पॉइंट E पे क्या हुआ है कि प्राइस बढ़ जाने की वजह से कंज्यूमर की वेलबींग भी कम हो गई है एट पॉइंट E बिकॉज कर्व U1 इज बिलो द कर्व U2, और उसके साथ साथ गैसोलीन की कंजम्पशन भी 1200 से कम होके 900 हो गई है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब दूसरी तरफ इसी को जब हम फर्दर एनालिसिस करते हैं और दूसरे स्टेप में हमने ये कहा, पहले स्टेप में हमने कहा कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, इट इज जस्ट लाइक एन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ अ गुड विच इज गैसोलीन। उससे कंज्यूमर जो है पॉइंट C से शिफ्ट किया पॉइंट E पे, उसकी वेलबींग कम हो गई और गैसोलीन की कंजम्पशन कम हो गई 1200 गैलन से 900 गैलन्स पे। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ कि गवर्नमेंट जो है उसने गैसोलीन की कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए टैक्सेस लगाए थे, लेकिन उन टैक्सेस के लगने की वजह से जो इफेक्ट आया था कंज्यूमर में वो ये था कि उनकी गैसोलीन की कंजम्पशन काफी ज्यादा कम होगी बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गैसोलीन। 1200 से कम होके 900 हो गई। अब जो वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट जो है उनको रिबेट की शक्ल में दोबारा इज ट्राइंग टू पास ऑन टू द कंज्यूमर। अब सूरत हाल ये है कि जो टैक्स कलेक्ट किया गया है वो तो है गैसोलीन पे टैक्स लगा के, लेकिन जब उसको रिबेट दे रहे हैं तो वो ओवरऑल टैक्स में रिबेट है, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की। तो जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपकी बजट लाइन FJ के ऊपर, क्योंकि आपका जो रिबेट है वो किस तरह हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि ब्रोकन लाइन बजट लाइन जो है उसने पैरेलल शिफ्ट किया FJ पे। ब्रोकन लाइन बजट लाइन है हमारी AD, और जब रिबेट आया 450 का इज जस्ट लाइक एन इंक्रीज इन इनकम, तो वो ब्रोकन लाइन शिफ्ट की
AD जो है वो शिफ्ट कर जाती है $450 का रिबेट लेने के बाद. सॉलिड लाइन, न्यू बजट लाइन FJ. अब FJ के ऊपर हम क्या सिनेरियो देखते हैं कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इज at an indifference curve U3 which is tangent to this new budget line at point H. तो इनकम के बढ़ने से क्या हुआ है कि हमारी कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन भी बढ़ी बट एक्सपेंडिचर ऑन द अदर गुड्स भी बढ़ा. तो ओवरऑल इनकम इंक्रीज वाला इफेक्ट हमें नजर आ रहा है. और पॉइंट H पे जब हम देखते हैं तो कंज्यूमर की जो कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन है वो बढ़ गई है एंड इट हैज ओनली इंक्रीज फ्रॉम 900 gallons to 913.5 gallons and rest is the spending on the other goods. अब हम इसको पूरा अगर सम अप करें तो इस पूरे सिनेरियो में क्या हो रहा है. सिनेरियो में ये हो रहा है कि जब कंज्यूमर के ऊपर टैक्स लगा गवर्नमेंट से तो इट्स जस्ट लाइक एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैसोलीन और उसकी वजह से गैसोलीन की कंजम्पशन 1200 से कम होके 900 गैलन्स पर ईयर हो गई. जब दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने रिबेट दिया 450 का तो वो दैट इज जस्ट लाइक एन इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन इनकम से बजट लाइन जब पैरेलल शिफ्ट हुई तो वो इंक्रीज का एक थोड़ा पोर्शन जो है वो गैसोलीन की कंजम्पशन बढ़ी और दूसरा जो है पोर्शन वो रेस्ट ऑफ द गुड्स पे कंज्यूम हो गया. तो नेट इफेक्ट ये हुआ कि पहले टैक्स लगने से गैसोलीन की कंजम्पशन कम हुई 1200 यूनिट से 900 यूनिट और फिर रिबेट देने से गैसोलीन की कंजम्पशन बढ़ी सिर्फ 900 यूनिट से 913.5 यूनिट्स. ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट. अब हम आते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ एंड दैट इज द मार्केट डिमांड. अभी तक जो हमने एनालिसिस किया था दैट वाज विद रेफरेंस टू वन इंडिविजुअल एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. जब हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करते हैं तो व्हाट इज द मार्केट डिमांड कर्व? मार्केट डिमांड कर्व इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द डिमांड लेवल and that quantity demanded is for all the consumers in the market. Technically speaking, there is not a big difference between the individual demand and the market demand. Relationship is the same old negative relationship. And इस relationship को explain करने के लिए अगर हम टेबल लें, डेटा लें, जो कि इस स्लाइड पे हम दिखा रहे हैं. स्लाइड पे हमारे पास पहले कॉलम में प्राइस है एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर 1, 2, 3, 4 एंड 5. इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व है. अब हम इसमें फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास मार्केट में सिर्फ 3 इंडिविजुअल हैं, ए, बी एंड सी. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पसेस. मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मैनी नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन रियलिटी. लेकिन इससे जो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मार्केट डिमांड होती क्या है. इंडिविजुअल ए का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो जब प्राइस इज 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 6 यूनिट्स. व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टू 2 तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस टू 4. When the price further decreases to 3, the quantity demanded goes to 2, and then after that, when price goes up to 4 and 5, the good is not affordable to the consumer, therefore the quantity demanded is 0. Individual B, the same negative relationship. With the price of 1, he is willing to purchase 10 units. With increase in price from 1 to 2, he is willing to purchase 8, and gradually, when the price increases, the quantity demanded decreases to 2 units finally. Individual C is also giving the similar type of negative relationship between price and quantity demanded. Now we are coming to the market demand. What basically is the market demand? Market demand is just the summation of all individual quantity demanded at a particular price level. Then the next price level and the quantity demanded of all individuals at that particular price level. So starting with the price of 1, the market quantity demanded is 32. How did we get this 32? 32 में 6 units A के, 10 units B के and 16 units C के. So we have 6 plus 10 plus 16 is 32. At a price of 2,
then we add up 4 for A, 8 for B, 13 for C, and we come up with the value 25. Then at price level 3, 2 plus 6 plus 10 is 18 is the market demand, and so on and so forth. अब इसी को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इस ग्राफ में देखिएगा हमने इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व जो है वो ड्रा किया है. जब प्राइस 4 है तो उस वक्त इंडिविजुअल की क्वांटिटी डिमांडेड 0 हो गई है. ही इज नॉट विलिंग टू परचेज एनी प्रोडक्ट, एनी क्वांटिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर गुड. 3 पे he is purchasing certain amounts, and as it decreases further the quantity demanded is increasing. Then we look at the individual B's demand curve. अब individual B का demand curve is also a downward sloping curve which is reflecting a negative relationship between price and the quantity demanded. Then we move to the third, individual C. Individual C का demand curve is also reflecting the downward sloping relationship, negative relationship between the price and the quantity demanded. And now finally we go to the market demand. Slide पे देखिएगा. Market demand is what? These are the three individual demand curves. DA is for individual A, DB is for individual B, and DC is for the individual C. So the final last demand curve is that of the market demand. The market demand curve is obtained by summing the consumer's demand curve simply. So what we have here is at one particular price level we have added together all the individual quantity demanded and we have drawn that graph. There should be one point which we should be very clear about, and that is कि जब हम देखते हैं market demand curve पे तो at a price of 4 there is a kink on the market demand curve. एक छोटा सा bend है और वो bend क्यों है? वो bend इसलिए है कि इंडिविजुअल A के डिमांड कर्व को अगर हम देखें तो जब प्राइस 4 है तो इंडिविजुअल A की क्वांटिटी डिमांडेड 0 है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल का डिमांड कर्व जो है दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट डिमांड कर्व एंड देयर इज अ टेंट इन द मार्केट डिमांड कर्व. अब मार्केट डिमांड कर्व को जब हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो देयर आर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड कीप इन माइंड. नंबर वन, दैट if we increase the number of consumers in the market demand will also shift. If there were previously 3 consumers, if we add more, then the market demand will shift upward. If some of the consumers they leave the market, then demand curve will shift downward. Number 2 is that whatever factors we have studied in the previous lectures, यानी पिछले lectures में हमने ये कहा था कि preferences हैं कंज्यूमर की और इसके साथ प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स हैं. नॉन प्राइस फैक्टर्स, सारे नॉन प्राइस फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व को इफेक्ट करते हैं, सेम नॉन प्राइस फैक्टर्स कैन आल्सो अफेक्ट द मार्केट डिमांड कर्व. अब मार्केट डिमांड को हमने डिफाइन कर लिया. अब हम आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ द मार्केट डिमांड. प्रीवियसली इन वन ऑफ द लेक्चर वी डिफाइंड कि elasticity is percentage change in quantity demanded of a product due to 1% change in the price of that particular product. If you try to recall, we have the formula for the calculation of elasticity and that is reflected in this slide. Elasticity, demand elasticity, which is the price elasticity of demand, is equal to change in Q over Q, which is the percentage change in quantity divided by change in P over P, which is the percentage change in P. And it can also be written as change in Q over change in P multiplied by P over Q या divided by Q over P. अब इस प्राइस इलास्टिसिटी को हम कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट कर सकते हैं और वो क्या है कि अगर डिमांड इज इन इलास्टिक, जैसे हमने पहले कहा था पिछले लेक्चर्स में कि इन इलास्टिक डिमांड वो होती है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. जब डिमांड इन इलास्टिक है तो क्या होगा कि 1% इंक्रीज इन प्राइसेस विल ब्रिंग लेस देन 1% डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. तो प्राइस के बढ़ने के साथ हमारा टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज और प्राइस के कम होने के साथ टोटल एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज. अगर यूनिट इलास्टिक है तो फिर उस सूरत में प्राइस बढ़ने या कम होने से हमारा एक्सपेंडिचर विल रिमेन द सेम.
थर्ड में हम आते हैं जब हम कहते हैं डिमांड इज इलास्टिक. इलास्टिक डिमांड में क्या है कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. एंड व्हाट आर वी सेइंग हियर, उसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी प्राइसेस इंक्रीज करती हैं बाय 1% तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर जाती है बाय मोर देन 1%. तो जब प्राइस बढ़ेगी तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगी तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगा. नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू another topic, and that is the point elasticity of demand. Now if there are large increases in the prices and the quantity, how can we show them on one particular point on the graph? Large changes, for example 20%, then the elasticity of demand will depend whether the price quantity relationship is on the upper portion of the demand curve or the lower portion of the demand curve. अगर याद करें तो हमने पिछले लेक्चर्स में ये कहा था कि एक लीनियर डिमांड कर्व का जो अपर पोर्शन होता है वो इलास्टिक होता है, लोअर पोर्शन इनइलास्टिक, और मिड पॉइंट इज यूनिट इलास्टिक. अब इसी का जब हम फार्मूला देखते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी का, तो इस स्लाइड पे है. पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर इलास्टिसिटी एट अ पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, and the formula is elasticity of price is equal to P over Q and then 1 over the slope of the demand curve. There are certain problems in the calculation of the point elasticity when the changes are large. When we are moving from point A to B on a demand curve and they are farther apart, then point elasticity is not an appropriate measure. And then if we change the base as well, that's what was the starting point. Whether we started at a quantity of 20 or whether we started at a quantity of 100, that will also make a difference. So in order to overcome this particular point elasticity, we need to take an example. अब इस example में, and this by the way we are doing for the market demand elasticity. What we are assuming in this example is that the price increases from $8 to $10 and the quantity demanded as a result of this increase in price falls from 6 to 4 units. हम क्या कह रहे हैं, हम assume कर रहे हैं कि prices जो हैं वो previously $8 थी, quantity demanded 6 units थी. Price बढ़ गई 8 से $10 तो quantity demanded जो है वो कम हो गई 6 to 4. अब जब हम परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे हैं, हम करंट क्वांटिटी प्राइसेस ले रहे हैं या हम ओल्ड क्वांटिटी एंड प्राइसेस ले रहे हैं. अगर हम शुरू करें ओल्ड प्राइसेस क्वांटिटी में तो फिर हमारी चेंज क्या है, प्राइस की चेंज क्या है, हमारी 8 से जब 10 हुई है तो चेंज इज 2, प्राइस बढ़ गई है 2 से. एंड जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम ओल्ड क्वांटिटी 8 लेते हैं तो दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 25%. दूसरी तरफ जब क्वांटिटी पे भी हम ओल्ड क्वांटिटी लेते हैं तो हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी क्या है कि वो 6 से कम होके 4 हो गई है तो चेंज इज 2. एंड देन इफ वी डिवाइडेड बाय द ओल्ड क्वांटिटी देन व्हाट विल बी द चेंज. द ओल्ड क्वांटिटी के साथ हमारी चेंज है 50%. न्यू के साथ अगर हम करें तो सिचुएशन विल बी डिफरेंट. सो द सिनेरियो इज रिफ्लेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस एग्जांपल में देयर आर 2 सिनेरियोज, 33.3 divided by 0.25, 1.33, and then the other scenario is where we are taking different prices and quantity as a base here. तो 0.5 over 0.2 is 2.54. तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम कौन सी इलास्टिसिटी लें. एक है 1.33 की और दूसरी है 2.54 की, कि हम P जो है वो ओल्ड प्राइस लें या न्यू प्राइस लें फार्मूले में, और Q जो है हम न्यू क्वांटिटी लें या प्रीवियस क्वांटिटी लें, विच वन इज करेक्ट. अब इसको ओवरकम करने के लिए जब हम इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हैं जबकि चेंजेस आर लार्ज, तो हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. स्लाइड पे देखते हैं. आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट्स द इलास्टिसिटी ओवर अ रेंज ऑफ प्राइसेस and the formula is elasticity of price is equal to change in Q over change in P divided by P bar over Q bar. What is P bar? P bar is the average price, which means
old price plus new price divided by 2. Q bar is the average quantity which is the old quantity plus new quantity divided by 2. अब इसी एग्जाम्पल को इस फार्मूला के साथ जब हम आर्क इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज शोन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. स्लाइड पे इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू चेंज इन Q ओवर चेंज इन P मल्टीप्लाइड बाय P बार ओवर Q बार. अब इसकी जब हम वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो हमारी P1 इज द ओल्ड प्राइस, P1 is 8, P2 is the new price which is 10, Q1 is the old quantity 6, Q2 is the new quantity 4. Therefore, when we take the averages, so P bar is 8 plus 10, 18 divided by 2 is 9 and Q bar is 10 divided by 2. How did we get this 10? 10 को 6 plus 4 is 10 divided by 2, average is 5. तो अब हमारे पास average price is 9, average quantity is 5 and therefore elasticity, arc elasticity of demand is -2 is change in quantity divided by change in price which is $2 multiplied by 9 over 5 which is -1.8. अब अगर हम इसको कंपेयर करें अपने प्रीवियस लेवल्स के साथ तो वी हैड अ वैल्यू ऑफ 1.33, वी हैड अनदर वैल्यू ऑफ 2.54. तो हमारी आर्क इलास्टिसिटी जो कि एवरेज प्राइसेस एंड क्वांटिटीज ले रहे हैं दैट इज इन बिटवीन द टू. एक तरफ हमारे पास है 1.33 और 2.54 और इन बिटवीन इज आवर एवरेज प्राइस इलास्टिसिटी विच इज 1.8. तो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड में क्योंकि हमारे पास सारे कंज्यूमर्स को हमने सम अप कर लिया है तो जब हम उसकी इलास्टिसिटी देखते हैं तो प्राइस चेंजेस एंड क्वांटिटी चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा परसेंटेज हो सकती है. तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज प्राइस लेवल ले लेते हैं और एवरेज क्वांटिटीज ले लेते हैं. पॉइंट इलास्टिसिटी में हम सिंपली एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर प्राइस क्वांटिटी कॉम्बिनेशन लेके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं. टू सम अप व्हाट वी हैव सेड हियर इज कि अभी तक जो हमने इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, वहां अगर आप याद करें तो हमने बात की थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो हमने कहा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. वहां अगर आप रिकॉल करें तो हमने कैलकुलेटेड वैल्यूज को कहा था कि वो नेगेटिव होंगी. वो क्यों नेगेटिव होंगी? क्योंकि हमारा डिमांड प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस रिलेशनशिप इज नेगेटिव, द कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. तो वहां हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली थी. इसी तरह मार्केट डिमांड को भी जब हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू विल बी अ नेगेटिव नंबर बट विल टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू. दूसरी तरफ पिछले लेक्चर्स में हमने क्रॉस इलास्टिसिटीज की भी बात की थी. क्रॉस इलास्टिसिटीज में हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपनी प्राइस चेंज की बात नहीं कर रहे थे. उसमें हम बात कर रहे थे कि किसी दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो गई तो इस प्रोडक्ट की क्वांटिटी में क्या चेंज आएगी. और वहां हमने ये कहा था कि अगर आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कि 1% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड ए विल ब्रिंग, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारे पास 0.6 है तो वो विल ब्रिंग अ 0.6% डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ गुड बी. इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ गुड बी, हमने कहा अगर ये जो है क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होगी तो गुड्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होंगी. अगर क्रॉस इलास्टिसिटीज हमारी नेगेटिव होंगी तो गुड्स जो हैं वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगी. और उसमें ये था कि कम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब नेगेटिव इलास्टिसिटी है तो एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने के साथ दूसरी की क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम हो रही थी. जब हम इलास्टिसिटी मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रॉस इलास्टिसिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम इनकम इलास्टिसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी की. और वो एज यूजुअल नेगेटिव कैलकुलेटेड वैल्यू होगी जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. और अगर वो वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1
we'll call it as elastic demand, market demand. अगर it will be less than 1, we'll call it as inelastic demand, और अगर it is equal to 1 तो that will be the unit elastic demand. अब जब हम इलास्टिसिटीज की मार्केट डिमांड के साथ बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कंक्लूड ये करते हैं कि ये सारी इलास्टिसिटीज जो हैं वो पॉइंट होंगी या आर्क होंगी. तो पॉइंट जो स्मॉलर चेंजेस हैं, प्राइस चेंजेस, दे कैन बी कैप्चर्ड बाय द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन अगर चेंजेस ज्यादा होंगी तो हम क्या करेंगे कि हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करेंगे. तो आज के लेक्चर को अगर हम सम अप करें तो आज में हमने बात की मार्केट डिमांड की, और उसके पहले स्टेप में हमने मार्केट डिमांड को डिराइव किया और हमने ये कहा कि सारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को अगर हम सम अप कर दें तो वो मार्केट डिमांड कर्व बन जाता है. फिर हमने उसकी इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने की बात की तो वहां हमने पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी की बात की. इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं. अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह इसी टॉपिक को हम फर्दर आगे लेके जाएंगे और उसमें हम कंज्यूमर सरप्लस और एक्सटर्नैलिटीज की बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज.